तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनओसी क्लासेस पे। और मेरा नाम सत्यम ठाकुर है और मैं बिजनेस लॉ पढ़ाता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग सोगा एक्ट 1930 का यूनिट 2 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो लेट्स गो। तो शुरू करते हैं यूनिटी ऑफ द सोगा एक्ट 1930, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये सोगा एक्ट में यूनिट 2 के कितना सेक्शन कवर होता है और ये सेक्शंस किस टॉपिक पे बात करते हैं और इसमें क्या क्या कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक शुरुआत करने से पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा, जिसमें ये सोगा एक्ट यूनिट 2 का बारे में पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है। ऊपर से एक बार स्ट्रक्चर में तैयार करूँगा, उसके बाद उसमें रिविजन कराना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करता है कि यूनिट 2 में ये सोगा एक्ट 1930 में टोटल 4 यूनिट आते हैं। कितने यूनिट? 4 यूनिट। एक बार मैं बता देता हूँ। यूनिट 1 जो कि हम लोग ने कवर कर लिया। ठीक है, हम लोग ने यूनिट 1 पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया। अब यूनिट 2 पर आ रहे हैं। तो यूनिट 2 है हमारा यूनिटी किस चीज़ के बारे में बात करता है। जैसे कि यूनिट 1 में हम लोग ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब बोला जाएगा और वो कौन अग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनता है। और फिर हम लोग ने देखा कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, फ्यूचर गुड्स, सर्टेन गुड्स एंड सर्टेन गुड्स। और वैसे और ऐसे ही करते करते हम लोग ने फिर आगे देखा कि जब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे एज पर सेक्शन 9। उसके बाद अगर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट 3 कंडीशन थे वो फुलफिल अगर नहीं हो पाता है तो क्या करना पड़ता है, कैसे प्राइस निकालना होता है, जो कि बाय रीजनेबल प्राइस पे करता है। और सेक्शन 10 क्या बात करता था? सेक्शन 10 बात करता था इन केस ऑफ द वैल्यूअर, अगर वैल्यू थर्ड पार्टी अगर वैल्यू करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्राइस का, अगर वो नहीं करता है तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और बायर ने गुड्स यूज कर लिया बिफोर द थर्ड पार्टी वैल्यूड द कॉन्ट्रैक्ट, देन क्या होगा। तो ये सब सेक्शन 9, 10 और 4, 5, 6 में पढ़े। और हम लोग ने देखा कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। हम लोग ने ये भी देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले हुआ करता था सोगा के प्रोविजन, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से रिपील करके उसको उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया, जो कि था सोगा एक्ट 1930, जो कि 1 जुलाई 1930 में पास हुआ था। लेकिन अब यूनिट 1 में तो समझ गए कि बेसिक स्ट्रक्चर समझे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर द गुड्स क्या होता है। गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल रहा तो प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 लग जाएगा। ठीक है, अब इस यूनिट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ स्टिपुलेशन होते हैं। यानी अगर आप लोगों ने कभी देखा, कभी दुकान जाते हो या शॉप पे जाते हो तो उस पर लगते हो ना, भैया मुझे ये स्पेसिफिक कंडीशन लगा के बोलते हो कि मुझे ये गुड्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में गया, मुझे लैपटॉप खरीदना, तो मैंने अपना स्पेसिफिकेशन बताया कि मुझे गेमिंग पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए। तो मैंने अपना एक स्पेसिफिकेशन, एक कंडीशन बताया। ठीक है, वो कंडीशन जो कि मैंने शर्त रखा कि मुझे गेमिंग पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए। तो अब दुकानदार ने मुझे दिखाया कि ये गेमिंग पर्पस है। और उस तब जब मैंने अपना शर्त बताया तो दुकानदार को समझ आया कि मुझे इस शर्त के हिसाब से ये लैपटॉप दिखाना है। तो अब इसमें ये पता लगाना है, इसमें यही देखना है कि जब शर्त लगाता है और उस शर्त के ना फॉलो होने पर सेलर को या बायर को क्या क्या रेमेडीज या क्या क्या नुकसान हो सकता है। और ये तो एक्सप्रेसली हो गया जो मैंने सेलर के पास बताया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे बायर नहीं भी कुछ शर्त बताए, जहाँ बायर कहीं नहीं भी कुछ शर्त बताए तो भी इसको इम्प्लाइडली मान लिया जाता है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इम्प्लाइड और एक्सप्रेस का मतलब उसमें डिटेल में बताऊँगा मैं। लेकिन इसमें मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एक्सप्रेस होता है जो कि अपने एक्सप्रेसली या तो रिटर्न या तो ओरल में बताया है, और इम्प्लाइड होता है या तो आपके कंडक्ट और बिहेवियर से पता चलता है कि आपका ये एक्शन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वैसे इम्प्लाइड कुछ कंडीशंस होते हैं, शर्त होते हैं जो कि मानना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बाहर कुछ बताएगा। और इस यूनिट में ये भी देखेंगे कि कैवेट एम्प्टर क्या होता है, उसका डॉक्ट्राइन के बारे में समझेंगे कि क्या है एग्जैक्टली कैवेट एम्प्टर। और यानी इसमें ये कह सकते हैं कि एक बायर को सपोर्ट करने वाले सेक्शंस है और एक सेलर को सपोर्ट करने वाले ऐसे कुछ सेक्शन नहीं कह सकते। इसमें एक डॉक्ट्राइन आता है। डॉक्ट्राइन क्या होता है वो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में बताऊंगा। और ये डॉक्ट्राइन है कैवेट एम्प्टर ये कैवेट एम्प्टर क्या होता है और इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो भी इसी यूनिट में पढ़ेंगे। तो इसका मैं एक ओवरव्यू दूँ तो क्या होगा, कैसे होगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले सेक्शन 11
सेक्शन 11 आता है। सेक्शन 11 में बात करता है स्टिपुलेशन एज फॉर द टाइम। उसके बाद सेक्शन 12 स्टिपुलेशन एज रिगार्डिंग द कंडीशन। उसके बाद सेक्शन 13 आता है सेक्शन 13 12 का 1 है कंडीशन एंड 2 है वारंटी, ठीक है, स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू वारंटी। उसके बाद सेक्शन 14 आता है, 15 आता है, सेक्शन 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है एंड 17 आता है। ये सब बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? ये सब बात करते हैं हमारा इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी के बारे में, यानी इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी इसमें कवर होता है। उसके बाद लास्ट में एक डॉक्ट्राइन आता है जो कि हमारा कैविएट एम्प्टर है। तो नट सेल पे पूरा अगर कहा जाए तो हमें सिर्फ 11 सेक्शन 11, 12, 14, 15, 16, 17 और एक डॉक्ट्राइन पढ़ना है। इतना ही बस पढ़ना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ने एक बार पढ़ा होगा, तो मैं इसको रिवीजन फेज में ही बताते जाऊँगा और जैसे जैसे जहाँ जहाँ एग्जाम्पल आएगा मैं बताते जाऊँगा। और हाँ, ये मतलब उतना डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि ये रिवीजन है, पर मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। जो भी अगर फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहा है तो उसको अच्छे से समझ आएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फॉलो करना एंड कॉमेंट शेयर। और भाई फॉलो करो भाई, ऑब्वियस सी बात है, फॉलो करो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फॉलो करो, उसमें शर्माओ मत। तो शुरू करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट 2, इसमें सबसे पहले सेक्शन 11 पढ़ाने से पहले मैं सेक्शन 12 और सेक्शन 12(1) और 12(2) पढ़ाऊँगा। 12(1) 12(2) पढ़ाऊँगा। तो इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है? स्टिपुलेशन, एक वर्ड आता है स्टिपुलेशन और एक वर्ड आता है कंडीशन और एक आता है वारंटी। ये तीन वर्ड को समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। हम लॉ के लैंग्वेज में किसी भी शर्त को, जैसे कि मैं अगर कोई शॉप में गया और मैंने उसको एक स्पेसिफिकेशन दिया, यानी शर्त रखा कि इस शर्त के अकॉर्डिंग ही मेरे को क्या चाहिए, मेरे को गुड्स चाहिए। क्या चाहिए? गुड्स चाहिए इस शर्त के अकॉर्डिंग ही। और इस शर्त को ही लॉ के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं स्टिपुलेशन, यानी शर्त इज इक्वल टू स्टिपुलेशन। तो लॉ के लैंग्वेज में शर्त मीन्स हो गया स्टिपुलेशन। अब शर्त किसके रिगार्डिंग? शर्त होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। अब कंडीशन और वारंटी क्या होता है? अब ये भी सोच रहे होंगे ना कि कंडीशन और वारंटी क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एवरी स्टिपुलेशन इज नॉट ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी शर्तें होती है, जैसे कि मैं कार शोरूम में गया, कार शोरूम में मैंने बोला कि मेरे को इतना माइलेज का ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते कि मेरे को 30 माइलेज का कार चाहिए, 30 माइलेज। अब ये मेरा मेन पर्पस है, लेकिन इसके कुछ कोलैटरल भी होते हैं ना कि एटलीस्ट, हाँ भले ही मैंने 30 माइलेज का मैंने कार बोला, लेकिन उसमें इतना तो होना चाहिए ना कि 4 सीट होना चाहिए, उसमें टायर अच्छे से होने चाहिए, उसमें उसका इंजन अच्छा होना चाहिए और उसका विंडोज़ वगैरह ये सब कुछ भी डेंट वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। इतना तो बेसिक है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही बाहर ने नहीं बताया। तो कुछ बहुत सारी शर्तें होती है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होती है और कुछ लेस इंपॉर्टेंट होती है। जो मोर इंपॉर्टेंट होती है उनको कंडीशन कहते हैं और जो लेस इंपॉर्टेंट होती है उसको वारंटी कहते हैं। अब सर आप ये पूछ रहे होंगे कि कंडीशन कैसे पता लगाएंगे और वारंटी कब पता लगाएंगे, कौन ज़्यादा मोर है कौन ज़्यादा लेस है? तो उसी को बताया गया है। सबसे पहले सेक्शन 12 में ये स्टिपुलेशन का मतलब बताया क्या है कि एवरी स्टिपुलेशन इज नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, दे आर बाइफिकेटेड इनटू मोर सिग्निफिकेंट दैट इज कंडीशन और लेसर सिग्निफिकेंट दैट इज वारंटी। यानी अगर मोर सिग्निफिकेंट शर्त है, यानी उससे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो तुम्हारा मेन पर्पस हो गया। तुम्हारा अगर वो मेन सिग्निफिकेंट है, यानी उसी के बेस पे तुम वो मेन गुड्स खरीद रहे हो, अगर उसी के बेस पे अगर तुम गुड्स खरीद रहे हो तो वो तुम्हारा मोर सिग्निफिकेंट हो गया। अगर तुम्हारा लेस सिग्निफिकेंट है, यानी मतलब ठीक है चलेगा, ये थोड़ा हो गया तो डैमेज ले लेंगे, चल जाएगा, उतना कुछ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि अगर तुम्हारा मोर सिग्निफिकेंट है तो ये हो गया तुम्हारा स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू कंडीशन, अगर लेस है तो ये हो गया स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू वारंटी। अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? कंडीशन। क्या बात करता है? कंडीशन। तो ये कंडीशन के बारे में बात करते हैं सेक्शन इसमें स्टिपुलेशन इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इसका ब्रीच करने पर क्या होगा? इसका ब्रीच करने पर होगा कि ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपीटेड। मतलब क्या कह रहे हैं सर? स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू कंडीशन, अगर कोई भी शर्त जो कि कंडीशनल है दैट इज मोर सिग्निफिकेंट है, अगर मोर सिग्निफिकेंट हुआ इज इक्वल टू कंडीशन हुआ। और कोई भी कंडीशन यानी स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू कंडीशन वो क्या होता है? वो होता है असेंशियल टू द मेन पर्पस। यानी मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कार खरीद रहा हूँ, अब कार का मैंने सोचा है कि मेरा मेन पर्पस है
मेरे को रेस करना है, मेरे को स्पीड कार चाहिए, मेरे को फ्यूचरिस्टिक कार चाहिए जैसे लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये पर्पज़ से मैं सोच के आया था। अब मेरे को नॉर्मल कार थमा दिया गया जिसका कोई स्पीड नहीं, स्पीड कार है ही नहीं, रेसिंग कार है ही नहीं, तो वो मेरा मेन पर्पज़ भंग होता है वहाँ पे, यानी वो रेपुडिएट कर सकता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट को। क्योंकि अगर मेरा कंडीशन ख़त्म होता है या कैंसिल होता है या उसका डिस्ट्रक्शन होता है, यानी ब्रीच, अगर मेरा कोई भी स्टेबुलेशन जो कि है असेंशियल टू द मेन पर्पस और उसका ब्रीच होता है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड कर सकता हूँ। मीन्स क्या हो गया, अगर मैं कोई कार शोरूम में गया, मैंने बोला कि मेरे को 6 सीट वाला कार एटलीस्ट चाहिए और जो कि लॉन्ग ड्राइव तक चले, लॉन्ग ड्राइव के पर्पस। लेकिन जब मैंने कार परचेज़ किया और मैंने चलाया, ये तो भाई 10-10 किलोमीटर ही पे रुक जा रही है और 10-10 किलोमीटर पे रुक जा रही है, जिसपे मेरा मेन कंडीशन यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाया था कि 6 सीट होनी चाहिए और लॉन्ग ड्राइव के लिए होना चाहिए, पर यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव नहीं हो पा रहा है। यानी मेरा असेंशियल फॉर द मेन पर्पस, जो मेरा मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वही मेरा क्या हो गया, उसका ब्रीच हो गया। अगर उसका ब्रीच हो गया देन इसके लिए मैं पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो मैंने कार खरीदा था वो मैं वापस कर सकता हूँ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता हूँ और अपना रुपया वापस ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर कभी भी तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर कभी भी तुम्हारा कंडीशन स्टेबुलेशन एज रिगार्ड टू कंडीशन अगर वो ब्रीच होता है, तो तुम अपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही रिसाइंड कर सकते हो, प्लस डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर ये कह सकते हैं कि अगर कंडीशन क्या कह रहे हैं, कंडीशन एज रिगार्ड स्टेबुलेशन एज रिगार्ड टू कंडीशन, अगर इसका ब्रीच होता है, अगर इसका ब्रीच हो रहा है, तब तुम्हारा क्या होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उससे तुम कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर ले रहे हो और डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते सर, जैसे कि पी वांटेड ए कार फॉर ए टूरिंग एंड मिनिमम 20 किलोमीटर माइलेज। मतलब पी जो एक इंसान है, पी एक पर्सन है, वो कार खरीदना चाहता है टूरिंग पर्पज़ के लिए जो एटलीस्ट 20 किलोमीटर पर माइलेज देते हैं। अब क्यू सेल कर रहा है कार क्लेमिंग इट फिट्स द नीड। मतलब क्यों सेल कर रहा है कार और वो कह रहा है पे को जो आप चाहते थे वही इसमें है, वही उस फिट करेगा आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन से जो आपने मेरे को बताया है। यानी इट ओनली गिव्स 50 किलोमीटर माइलेज। अब मैंने कह दिया कि मेरे को 20 किलोमीटर माइलेज चाहिए, टूरिंग पर्पस के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट 20 किलोमीटर पर किलोमीटर माइलेज चाहिए। ठीक है, अब ये जैसे भी मैंने कहा, लेकिन अब क्यों कह रहा है कि हाँ सर ये कार ले जाइए, ये आपके लिए फिट होगा। लेकिन जब मैंने चलाया तो देख रहा हूँ ये तो 20 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 15 किलोमीटर दे रहा है। और सिर्फ 15 किलोमीटर देने के बाद तो अगर तो दिया, ये मेरा क्या हुआ यहाँ पे, असेंशियल टू द मेन पर्पस। यहाँ क्या हुआ, ये जो 15 किलोमीटर था मेरा क्या था, 20 किलोमीटर, ये जो 20 किलोमीटर था ये मेरा असेंशियल फॉर द मेन पर्पस था, यानी ये मेरा स्टेबुलेशन एज कंडीशन था और इसका ब्रीच हुआ, यानी मैं होल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूँ, डिसाइड कर सकता हूँ और डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पी कैन रिटर्न द कार एंड गेट द मनी बैक बिकॉज द माइलेज वॉज असेंशियल टू द मेन पर्पस। समझे। अब ये इसी का सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्या बात करता है, वारंटी मतलब क्या, लेस सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमने देखा था कि स्टेबुलेशन 2 बाइफिकेशन किया गया है, स्टेबुलेशन असेंशियल होता है, इसका 2 बाइफिकेशन किया गया है। अगर मोर सिग्निफिकेंट है तो कंडीशन होगा और लेस सिग्निफिकेंट है तो वारंटी होगा। और अगर स्टेबुलेशन एज कंडीशन है यानी मोर सिग्निफिकेंट है और वो क्या है, असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे है सेक्शन, यहाँ पे है स्टेबुलेशन एज रिगार्ड टू वारंटी। यहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अ स्टेबुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द, वहाँ पे तो असेंशियल यानी जो मेन पर्पस है वही असेंशियल है, लेकिन ये कह रहा है कि मेन पर्पस तो है अपना, ये मेन पर्पस तो है, लेकिन उसके कोलैटरल, उसके आसपास इर्द गिर्द जो भी आते हैं स्टेबुलेशन शर्त जो उस मेन पर्पस को फुलफिल करे, यानी मेन पर्पस है वो तो फुलफिल होना ही है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए जो अलग अलग इर्द गिर्द और भी जो शर्तें अपने आप आ जाती है या हो जाती है, एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट होने लगती है, जैसे ही शर्त मैंने रखा तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, स्टेबुलेशन हो जाएगा वारंटी। ठीक है, अब स्टेबुलेशन एज रिगार्ड टू वारंटी का ब्रीच करने पर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लेस सिग्निफिकेंट है। मतलब देखो भाई, मेन पर्पस तुम्हारा पूरा हो रहा है, भले ही तुम्हारे आसपास के इर्द गिर्द की थोड़ी मोड़ी शर्तें पूरी नहीं हो रही है, ठीक है नहीं हो रही है, मैं उसका क्लेम डैमेज कर लूँगा, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं उसके कुछ छोटी मोटी शर्तें पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दो। रॉन्ग। इसके एक एग्जाम्पल लेते तो बेटर समझ आएगा। तो राम बाइस अ न्यू कार, क्या करता है, राम ने एक नई कार खरीदा जिसमें ये बताता है कि इट हैज़ ए डिफेक्टिव हॉर्न। ये क्या बताता है, तो जो कार जो है उसमें हॉर्न बजाने का वो डिफेक्टिव है।
और राम कैन नॉट रिटर्न द कार, कैन नॉट रिप्यूडिएट, बट ही कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द डीलर टू फिक्स द रिप्लेस द हॉर्न। तो मीन्स क्या हुआ, जैसे कि मैं राम गया था कार शोरूम में कार खरीदने, उसको एक कार पसंद आया, अपना शर्त बताया, ठीक है खरीदा। अब देख रहा है कि कार में हॉर्न में डिफेक्टिव, हॉर्न अच्छे से बज नहीं रहा है, कितना भी प्रेस कर लो नहीं बज रहा है, और बहुत ज़्यादा जोर से एकदम प्रेस करने पर थोड़ा सा बजता है। तो भले ही मेरा कार मेरे को अच्छा मिल गया, जो जैसा कार मेरे को चाहिए था वैसा कार मिल गया, लेकिन उस कार में कुछ डिफेक्टिव है, जो कि वो भी बहुत माइनर सा है, जो उसका वो डैमेज क्लेम कर सकता है राम। इस एग्जांपल से यही समझ आया, यानी कि वो जो था हॉर्न जो खराब हुआ था, डिफेक्टिव था, वो था कोलैटरल टू द मेन पर्पस। कोलैटरल टू द मेन पर्पस मीन्स क्या समझ आया, स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन दो होते हैं, एक कंडीशन एक वारंटी। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कंडीशन 3 वारंटी। अगर कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं हुआ, इसका ब्रीच हुआ, देन क्या कर सकते हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वारंटी का नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, वारंटी का अगर तुम्हारा ब्रीच हो गया, देन इसमें सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं। यानी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म और डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन वारंटी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर सकते भाई, किसी भी हालत में नहीं। तुमको सिर्फ क्या मिलेगा, तुमको सिर्फ डैमेजेस क्लेम मिलेगा। अब सेक्शन 11 का बात करते हैं, यहाँ पे सेक्शन 12 लगभग खत्म हो चुका है, एक बार ये भी देख लेते हैं। वेदर ए स्टिपुलेशन इज कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब ये बात करो कि क्या कंडीशन होगा क्या वारंटी होगा, ये ना एक्चुअली रियल वर्ल्ड पे डिपेंड करता है। तुम किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो या किस कैसा शर्त दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कंडीशन होगा कि वारंटी होगा, और ये केस टू केस मैटर करता है। सो ए कंडीशन माइट बी कॉल्ड वारंटी इन द अग्रीमेंट, बट लीगली इट एक्ट्स एज ए कंडीशन। मान लो कुछ अग्रीमेंट हो गया, उसमें ऐसा कंडीशन था जो कोलैटरल टू द मेन पर्पस हो गया, यानी वारंटी के। लेकिन अगर लीगली देखा जाएगा, एक्ट के हिसाब से देखेंगे, पर वो कंडीशनल बन रहा है, तो डिफरेंस आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। अब सेक्शन 11 उतना कुछ दम नहीं है सेक्शन 11 में, क्योंकि वो बात करते हैं स्टिपुलेशन एट द टाइम। यानी ये कह रहा है कि जब तक ना तुम अपने अग्रीमेंट में नहीं लिख देते हो कि तुम्हारे लिए पेमेंट मैटर करता है। यानी फॉर एग्जांपल एक अग्रीमेंट हुआ, मैंने कुछ गुड्स सोल्ड किया, ठीक है। अब वो गुड्स सोल्ड करते टाइम में मैंने अग्रीमेंट पे लिख दिया, जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये क्या नहीं होगा, जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक गुड्स डिलीवर नहीं होगा। यानी मेरे लिए मेन असेंशियल क्या था, गुड पेमेंट होना पहले। तो जब तक मैं अग्रीमेंट में नहीं लिखूँगा तब तक वो असेंशियल नहीं बनेगा। लेकिन अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखता तब एसेंशियल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अग्रीमेंट में लिख देता हूँ तब असेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू टाइम पेमेंट, इट इज़ नॉट डीम टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कि एसेंस इंपॉर्टेंट उतना नहीं मैटर करता है कि हाँ तुम्हारा टाइम पे पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, भले ही जब तक अग्रीमेंट में ना लिखा हो। However, delivery of good must be made without delay. Whether any time stipulation is of the essence depends on the strictly of the terms agreed upon. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, However, delivery of good must be without delay. भले तुम्हारा पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा ऑन टाइम, क्योंकि डिलीवरी ऑफ गुड्स इज द एसेंस। हाउएवर द पेमेंट जो टाइम पे होगा वो एसेंस नहीं है, अनलेस इट इज़ स्ट्रिक्टली ऑन द टर्म्स अग्रीड अपॉन, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ ए अग्रीज टू बाय ए वॉच फ्रॉम बी एंड प्रोमिसेस टू पे टुमारो। क्या कह रहा है, ए अग्री करता है बी से कि मैं खरीदूंगा, प्रॉमिस करता हूँ पे कर दूंगा टुमारो, ठीक है। एक वॉच खरीद रहा है ए, और बी से खरीद रहा है एक वॉच ए, और उसका पेमेंट कर देगा, प्रॉमिस करता है पेमेंट कर देगा कल तक, ठीक है। अब 1 day डिले इन द पेमेंट वॉन्ट यूजली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि मैं मिस्टर ए गया था वॉच खरीदने बी से, ठीक है। अब ए वॉच तो खरीद लिया, बोलता है कि मैं पेमेंट कल तक कर दूंगा, लेकिन कल तक नहीं किया, परसों कर दिया, एक दिन लेट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन लेट हो गया तो तुम्हारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैंसिल हो जाएगा। बट इफ़ बी प्रोमिसेस टू डिलीवर ए वेडिंग ड्रेस बिफोर द वेडिंग डेट, द टाइम ऑफ डिलीवरी इज द एसेंस, अ डिले मीन्स कैन बी रिजेक्ट द ड्रेस। यहाँ पे रिवर्स हो गया। अब बी क्या कह रहा है कि बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो डिलीवर कर देगा तुम्हारा वेडिंग ड्रेस बिफोर द वेडिंग। यानी यहाँ पे टाइम ऑफ डिलीवरी मैटर कर जाता है, लेकिन टाइम ऑफ पेमेंट मैटर नहीं करता, समझे। यानी अगर इसमें डिले करता है वेडिंग ड्रेस को डिले करता है देने से, तो वो क्या हो जाएगा, तब एक कैंसिल कर सकता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, ठीक है। सेक्शन 11 ये था, उतना कुछ दम नहीं है। अब
कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कंडीशन और वारंटी में क्या होता है। सो कंडीशन, इसका मीनिंग वही, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन मेन पर्पस के लिए होना चाहिए, एंड वारंटी क्या होना चाहिए, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और साथ ही साथ इसमें राइट क्या होता है, अगर ब्रीच हुआ तो क्या राइट होता है बायर के पास, वो रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या और डैमेजेस क्लेम कर सकता है, या तो दोनों कर सकता है। और यहीं पे वारंटी के केस में ओनली क्या कर सकता है, क्लेम डैमेजेस कर सकता है। उसके बाद कन्वर्जन में, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। यहाँ पे कन्वर्जन, कन्वर्जन अब क्या है, आगे वाले सेक्शन जो आएंगे तो उसमें कन्वर्जन का बात किया गया है कि एग्जैक्टली कन्वर्जन है क्या। तो अगर ये मैं आगे के सेक्शन में बताऊंगा, अभी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। कि कंडीशन जो होता है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है वारंटी में, यानी कि कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में ये होता है ना कि तुम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को रिसाइन कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसको वारंटी में, यानी कंडीशन है तुम्हारा ब्रीच हुआ कंडीशन, लेकिन तुमने उसको कन्वर्ट कर दिया वारंटी में, तो अब तुम कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं कर सकते हो, सिर्फ तुम क्लेम ऑफ डैमेजेस कर सकते हो। मतलब क्या कह रहा है, जैसे कि ये तुम्हारा कंडीशन था, इसका ब्रीच हुआ, ठीक है, अब इसको तुमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, वारंटी में। और वारंटी के केस में क्या होता है, वारंटी के केस में तुम्हारे सिर्फ क्या होता है, और डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, सिर्फ तुम क्या कर सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हो। तो कन्वर्जन आता है, ये सेक्शन आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद वही वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन, मतलब वारंटी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वारंटी कंडीशन में कन्वर्ट कभी नहीं होगा, नेवर, लेकिन कंडीशन वारंटी में जरूर कन्वर्ट हो सकता है। अब सेक्शन 13 बात करता है, सेक्शन 13 बात करता है व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए वारंटी, मतलब इसी का बात कर रहा है सेक्शन 13। आ गया, कब कब कंडीशन को ट्रीट करेंगे वारंटी, कब कब कंडीशन को ट्रीट करेंगे वारंटी में। सो इन दिस केस अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए वारंटी ब्रीच, रिजल्ट बायर लूजेस राइट टू रिसाइन एंड क्लेम डैमेजेस ओनली, जैसे कि मैंने इधर बोला था डैमेजेस क्लेम ओनली, अगर वो कन्वर्ट कर देता है कंडीशन को। अगर तुम्हारा क्या कह रहा है, अगर तुम्हारा कंडीशन है उसका ब्रीच हुआ, ठीक है, अगर ये ब्रीच हुआ तो रिसाइन करता है, लेकिन अगर बायर खुद अपनी जो भी केसेस है अगर उसको कर देता है, वारंटी में कन्वर्ट कर देता है, देन क्या कर सकता है, वो सिर्फ क्लेम डैमेजेस कर सकता है। सो इन दिस केस ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए वारंटी ब्रीच, दैट इज बायर लूज कर देता है राइट ऑफ रिसाइंड, बायर के पास राइट रहता है रिसाइंड करने का कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ कंडीशन, लेकिन वो वेव ऑफ कर देता है, फॉरगॉन कर देता है किस चीज़ का, राइट को। अब वो जैसे ही राइट को फॉरगॉन कर दिया, तुम्हारा कंडीशन क्या हो जाएगा, वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वारंटी में कन्वर्ट हो गया तब तुम क्या कर सकते हो, सर क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का पावर गया। देखते हैं क्या क्या केसेस आते हैं, इसमें टोटल 4 केसेस हैं, इसमें टोटल 4 केसेस है, जिसमें सबसे पहला बात करता है कि एक होता है वॉलेंटियर वेबियर, यानी बायर खुद से अपनी इच्छा से वेव ऑफ कर रहा है, खत्म, टाटा बाय बाय, कंडीशन को टाटा बाय बाय कर रहा है। अगर वो टाटा बाय बाय, अगर अभी तक टाटा बाय बाय कर रहा है इतना देर से बक रहा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अब चलते शुरू कंटिन्यू करते हैं, बीच बीच में थोड़ा प्रमोशन करना पड़ता है। सो वॉलेंटियर वेबियर, वेबियर ऑफ ए परफॉर्मेंस, अगर तुम कोई भी परफॉर्मेंस किए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ और उसका तुमने वेव ऑफ कर दिया, तुम्हारे हमने कंडीशन, एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट, उसके वो बेटर तरीके से समझ आएगा। अगर बायर ऑर्डर ए रेड शर्ट बट गॉट ब्लू एंड ही डिसाइड टू कीप देम एनी वे वॉलेंटरली वेविंग द कंडीशन ऑफ द कलर, मेरा कंडीशन था, मैं किसी स्टोर में गया था, मैंने बोला था कि 100 यूनिट ऑफ रेड शर्ट मेरे को भिजवा देना, लेकिन उसमें से सारे ब्लू शर्ट आ गए 100 यूनिट। तो बायर के वो उसके पास हक है, उसने उसका मेन पर्पस था कि मेरे को रेड कलर का शर्ट चाहिए, अब वो ब्रीच हो गया उसका। अब उसमें बायर के पास ऑप्शन रहता है कि वो रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन बायर बोल दिया ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुमने रेड शर्ट मैंने मांगा था, तुमने ब्लू शर्ट भेज दिया, पर कोई बात नहीं, मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा। यानी क्या सर, इसका मतलब बायर खुद अपनी इच्छा से इसको वेव ऑफ कर दिया, अपना राइट्स को, किस चीज़ का राइट को, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही उसने अपना राइट को ख़त्म कर दिया, वैसे ही इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास क्या आ जाएगा, वो सिर्फ राइट टू क्लेम द डैमेजेस, मतलब वो डैमेजेस क्लेम कर लेगा सिर्फ। यानी कि वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन और फॉर हिज ओन बेनिफिट। अब जरूरी है, अब बायर कोई भी अपना वेव ऑफ करता है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन को, क्यों करेगा, जब तक उसका खुद का बेनिफिट ना हो उससे। ये नॉर्मल सिनेरियो, ओवरऑल जनरल सिनेरियो है कि हाँ ज़्यादातर बायर अपना बेनिफिट के लिए करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक डॉग खरीदने गया, एक मेरे को ब्रीड चाहिए था जर्मन शेफर्ड,
ठीक है। अब जर्मन शेफर्ड मैं खरीदने गया, अब डॉग ओनर ने बताया कि डॉग ओनर ने बताया कि हाँ ये ब्रीड तुम्हारा क्या है, जर्मन शेफर्ड है। उस तो मैंने परचेस कर लिया। अब परचेस करने के बाद कुछ 5-6 महीने बीते, अब धीरे धीरे वो डॉग बड़ा हो रहा है, उससे मैंने बहुत खेले, बहुत मोमेंट बनाए, मेमोरीज क्रिएट हुआ, उससे एक प्रकार का लगाव बन गया। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ मेरे को पता चल रहा है कि वो जर्मन शेफर्ड नहीं रहा। अब ये तो मेरा ब्रीच ऑफ कंडीशन है, उसने मेरे को अलग ब्रीच का, अलग अलग प्रजाति का मेरे को डॉग दे दिया था, अलग ब्रीड था। अब मैं बायर के पास गया, भाई ये क्या डॉग दे दिया। लेकिन बायर बायर बोला कि ठीक है मैं आपको जर्मन शेफर्ड दे देता हूँ, लेकिन अब मैं डॉग दे नहीं सकता था क्योंकि उससे एक मेमोरीज क्रिएट हो गई थी, एक अटैचमेंट सा फील हो गया था, मेरा ओन बेनिफिट था इसमें। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये कुत्ता रख लूँगा, ये डॉग रख लूँगा, बट मेरे को डैमेजेस क्लेम चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, डैमेज क्लेम कर सकता है, लेकिन उसने वेव ऑफ कर दिया अपना राइट ऑफ रिसाइंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्स एज वारंटी, इलेक्ट्स एज वारंटी क्या होता है, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज वन ऑफ द वारंटी। मतलब क्या सर, यहाँ पे ए ऑर्डर फर्स्ट क्वालिटी ऑफ शुगर 625 बैग, ए ने ऑर्डर किया फर्स्ट क्वालिटी ऑफ शुगर ₹625 का, और रिसीव करता सेकेंड क्वालिटी। फर्स्ट क्वालिटी का मैंने शुगर मंगाया था, ₹625 था, फर्स्ट क्वालिटी का शुगर था, उसका दाम कितना था, ₹625 पर बैग। अब मैंने वो ऑर्डर किया, लेकिन मेरे को आया सेकेंड क्लास का, और सेकेंड क्लास ऑफ क्वालिटी ऑफ शुगर आया। अब उसका तो प्राइस कम होगा ना, वो फर्स्ट क्वालिटी के प्राइस के बराबर थोड़ी ना होगा। सो इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग, वो चाहता तो रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन ही एक्सेप्टेड एंड क्लेम्स द 25 बैग डिफरेंस एज डैमेज। मतलब 625 का था, मान लो कि इसका था 600, ये 600 था, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 25, तो 25 क्लेम कर लिया डैमेजेस, एक्स्ट्रा 25 पे किया ना, तो उसके बदले उसने डैमेजेस क्लेम कर लिया। अब ये हो गया वॉलेंट्री, जहाँ वॉलेंट्री मीन्स कहाँ, जहाँ बायर खुद अपनी इच्छा से वेव ऑफ कर लेता है राइट ऑफ रिसाइंड को, उस टाइम पे वॉलेंट्री वेवियर होता है। लेकिन कंपलसरी वेवियर यानी इम्पॉसिबिलिटी, इस सिचुएशन में बायर का मन हो या ना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रीट एज अ कंडीशन, इसको वारंटी ही कंसीडर करना पड़ेगा। सो क्या है वो केस, इसमें भी दो ही केस हैं, एक है नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट और एक एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। तो सबसे पहले नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कुछ होते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ए ने बाय किया ए सैक ऑफ प्रीमियम बासमती राइस, उसने प्रीमियम बासमती राइस खरीदा एक बैग, एंड उसको जब बासमती राइस जो खरीदा था प्रीमियम का था, अब उसने जब खरीदा तो उसमें मिक्स था लोअर क्वालिटी ऑफ राइस। भाई क्या चूना लगा गया ये हर बार चूना लगा लेता अपना। तो इसमें क्या है, इसमें ए गया था शॉप पे, उसने देखा उसको बासमती राइस खरीदा था प्रीमियम वाला, उसने खरीदा पूरा एकदम बैग भर के खरीदा। अब जब वो घर पे लाया तो देख रहा है इसमें तो मिक्स्ड लो क्वालिटी राइस भी जुड़ गया है। वो तो भाई उस शॉप वाले ने मेरे को चूना लगा गया भाई, चूना। सो इफ़ ही कुक्स, क्या करें, इफ़ ही कुक्स एंड कंज्यूम ए पोर्शन, अगर उसने कुक किया और कंज्यूम कर लिया पोर्शन, एंड ही एक्सेप्ट पार्ट ऑफ द नॉन सेवरेबल गुड्स, ही कैन नाउ ओनली क्लेम डैमेजेस। इस क्या सर, ये कह रहा है कि अगर उसने कुक कर लिया और कंज्यूम भी कर लिया कुछ पोर्शन ऑफ द बासमती राइस, देन ही हैज़ एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द नॉन सेवरेबल गुड्स। यानी जैसे उसने कुक किया, उसने देखा कि हाँ इसमें मिक्स्ड लोअर क्वालिटी राइस है, कैसे चेक किया, जैसे उसने कुक किया और उसको जैसे कंज्यूम किया कुछ पोर्शन, तो उसको पता चला ये तो बासमती प्योर है नहीं प्रीमियम, इसमें तो लो क्वालिटी ऑफ राइस मिला हुआ है। अब जैसे उसने कुक किया और कंज्यूम किया, तो इसका मतलब ये समझ आता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया पार्ट ऑफ द नॉन सेवरेबल गुड्स, यानी वो गुड्स को सेवन नहीं किया जा सकता। अब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना कि बासमती राइस को एक एक करके छाटो और लोअर क्वालिटी को एक करके छाटो, बहुत टाइम कंज्यूम होगा इसमें, इट्स कोई बेवकूफ़ी होगा जो करना जाएगा। सो इस केस में जहाँ पे नॉन सेवरेबिलिटी आ जाता है, उस केस में क्या होगा, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। सो फिर जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और एक अच्छे से और समझ जाए, ग्रैप्स हो जाएगा ये भी वॉलेंट्री वेवियर का, सॉरी कंपलसरी वेवियर का एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि है नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिससे नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट पे पकड़ बन जाए अपना। मान के चलो मैं एक शॉप पे गया, ठीक है। अब वो शॉप है आइसक्रीम वाला, ठीक है। अब उसमें आइसक्रीम वाले से मैंने कहा कि मेरे को स्ट्रॉबेरी चाहिए, वनीला चाहिए और चॉकलेट मत मिलाना, और ये सब मिक्स करके एक आइसक्रीम शेक चाहिए मेरे को, ठीक है। अब वो गया, अब मैंने ऑर्डर किया। अब उस शॉप ओनर ने
जो मैंने में वनीला डाला और चॉकलेट डाला, स्ट्रॉबेरी डाला, बहुत सारा डाल दिया और उसका मिक्स करके मेरे को सेक दिया। अब मैं जब पी रहा हूँ धीरे 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 करके अलग अलग टेस्ट सब आए जा रहे हैं, अलग अलग टेस्ट आए जा रहे हैं, और जिसको अब नॉन सेपरेबिलिटी भी नहीं किया जा सकता, वो नॉन सेपरेबल कैसे होगा? उसको अब अलग तो नहीं किया जा सकता, चॉकलेट को अलग कर दो, वनीला को अलग कर दो, नहीं। तो अब मेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसका मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट यानी गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता। मेरे को पीना तो पड़ेगा पीना पड़ेगा, भले ही ऑर्डर नहीं किया डैमेज लेकिन क्लेम करूँगा। उसके बाद एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। एक्सक्यूज्ड बाय लॉ इट्स सिंपल। मान लो कि मैं एक किसी मैन्युफैक्चरर से एक स्पेसिफिक कोका कोला, ठीक है, जैसे कि मान लो शुगर कोका कोला, एक शुगर कोका कोला मैंने 100 ऑफ यूनिट्स ऑर्डर किया था, ठीक है, कि मेरे को अग्रीमेंट टू सेल हुआ था कि मेरे को इस तारीख तक दे देना, कि एक स्पेसिफिक मैंने कोका कोला का एक स्पेसिफिक फ्लेवर बोला था जो कि था शुगर, ठीक है, शुगर कोका कोला। अब ये जैसे ही मैंने किया, ऑर्डर था 1 महीना बाद आने वाला था, तो उससे पहले गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें उस कोका कोला को बैन कर दिया। अब जैसे ही बैन कर दिया तो अब मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि मैं तो अब इसको बना नहीं सकता हूँ, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, तो ये दे भी नहीं सकता। अब जैसे ही मैं नहीं दे सकता, जैसे ही अब सेलर नहीं दे सकता, अब इसमें क्या हो जाएगा? अब कॉन्ट्रैक्ट तो ये नहीं हो जाएगा। अब इसमें ये कंडीशन का ब्रीच तो नहीं मानेंगे, इसीलिए इसमें क्या बोला है कि इसमें तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, और डैमेजेस क्लेम करने पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा कंडीशन भले ही ब्रीच हुआ है, लेकिन वो ब्रीच किस लिए हुआ? तुम्हारा ब्रीच हुआ एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ, यानी लॉ के ऐसा आने के ऐसा सर्कमस्टेंसेस अराइज हुआ बिकॉज ऑफ द लॉ, जिसमें तुम्हारा क्या हो गया? कंडीशन जो था वो एक प्रकार से नलिटी में चल गया, खारिज हो गया, और वो तुम्हारा कंडीशन अब ब्रीच में कन्वर्ट हो गया। दैट इज़ द कंपलसरी। यहाँ पे जैसे अगर कभी भी लॉ बीच में आ गया, लॉ की वजह से अगर तुम्हारा कंडीशन में कुछ फर्क आ रहा है, कंडीशन तुम्हारा एकदम ख़राब हो जा रही है, वो एग्जिस्ट करना ही बंद कर जा रहा है, देन तब वो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली वारंटी। दैट इज़ कंपलसरी वेवियर। और वॉलेंट्री वेवियर वॉलेंटियर वेवियर में सब बायर करता है कौन कौन से केस में? एक, या तो उसने खुद से अपने वेव अप कर दिया परफॉर्मेंस को, या उसने इलेक्ट किया एज अ वारंटी, मतलब भले ही कंडीशन है बट उसने माना कि हाँ वारंटी भी चलेगा। एक में क्या था, डिफरेंस समझना, एक में था उसने खुद से परफॉर्मेंस को वेव अप कर दिया फॉर हिज ओन बेनिफिट, लेकिन दूसरा में था कि उसने भले ही कंडीशन किया पर वो मान रहा है कि वो कंडीशन वारंटी है, और जितना उसको डैमेजेस हुआ वो बस दे दो, वो उसको वारंटी मान लेगा। बट कंपलसरी वेवियर में ये होता है कि अगर तुम्हारा नॉन सेवरेबिलिटी है ऑफ गुड्स का, यानी गुड्स को तुम सेवर नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो तुमको कंडीशन भले ही तुम्हारा ब्रीच हुआ तुमको वारंटी मानना पड़ेगा। और अगर एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ है, यानी किसी भी लॉ के आने की वजह से, किसी भी लॉ के आने की वजह से तुम्हारा कंडीशन खारिज हो जा रहा है और वो वारंटी में बदल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ए स्पेसिफिक गुड बट दे आर destroyed by the fire without anyone's fault before the delivery, the condition is excused by the impossibility। खैर ये तो लॉ वाला नहीं था, बट जो भी है यहाँ पे क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल स्पेसिफिक गुड सेल करा था एंड दे डिस्ट्रॉयड और बाय फायर विदाउट एनीवन्स फॉल्ट बिफोर डिलीवरी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये सेक्शन 8 यूनिट 1 में पढ़ाया था, सेक्शन 8 यूनिट 1 में पढ़ाया था कि स्पेसिफिक गुड का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पर अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, बट बिफोर सेल से पहले अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है देन वो हो जाएगा वॉइड अग्रीमेंट बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी, या अगर इम्पॉसिबिलिटी। सो अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ए स्पेसिफिक गुड बट दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर विदाउट एनी वंस फॉल्ट, यानी ना ही बाहर का ना ही सेलर का फॉल्ट है, एंड बिफोर द डिलीवरी, यानी डिलीवरी होने से पहले, देन द कंडीशन इज एक्सक्यूज्ड बाय द इम्पॉसिबिलिटी, एंड इसमें किसी का गलती नहीं है, वॉइड, भले डैमेज क्लेम कर ले। अब ये लोग ने क्या पढ़ा? सेक्शन 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, 12(1), 12(2), 12(3) एंड 12(4) पढ़ा, एंड सेक्शन 13 पढ़ा 13 मिनट्स के अंदर। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स का को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कन्वर्ट कर रखा है। अब इसमें कुछ है इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड तो सर एक्सप्रेस कंडीशन क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन है और एक एक्सप्रेस कंडीशन तब होता है जब तुम सामने से ओरली या तो रिटर्न में शर्त स्टिपुलेट कर देते हो और सेलर को नोन कर देते हो, तब वो एक्सप्रेसली होता है। लेकिन जब बायर अगर नहीं भी करता है कुछ एक्सप्रेसली डिक्लेयर, तब भी उसको कंडक्ट से या बिहेवियर से या तो लॉ में लिख दिया उसको मानना पड़ेगा एज ए इम्प्लाइड कंडीशन। भले वो बायर नहीं भी बोलेगा तो चलेगा, उसको इम्प्लाइड कंडीशन मानेंगे, और उसका ब्रीच से बायर क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है अगर इम्प्लाइड वारंटी है। देन अगर उसका नहीं होता, भले बायर ने नहीं बोला बट इम्प्लाइड वारंटी अगर उसका ब्रीच होता है, देन बायर कैन क्लेम द डैमेजेस।
तो एक्सप्रेस वही है तो जब तुम सामने से बोल तो, लेकिन इम्प्लाइड वो होता है जो या तो कंडक्ट से होता है या तो लॉ देता है, जो कि इस केस में सोगा एक्ट ने कुछ कुछ सेक्शन दे दिए जिसमें बता दिया गया है कि ये केस है, इसमें क्या होगा हमारा इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन में मैं एक बार ब्रीफ बता देना चाहूँगा कि इम्प्लाइड कंडीशन इम्प्लाइड कंडीशन में कौन कौन से सेक्शन आते हैं। सेक्शन 14A, एक सेक्शन 14A आता है जो कि इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में बताता है, फिर एक सेक्शन 15 आता है, फिर एक सेक्शन 16 आता है एंड एक सेक्शन 17 आता है। अब ये हो गया इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में। पर अब इम्प्लाइड वारंटी में कौन कौन से सेक्शन आते हैं। इम्प्लाइड वारंटी में आते हैं सेक्शन 14B एंड सेक्शन 14C। एक होता है सेक्शन 14B और एक से होता है सेक्शन 14C। ये क्या किस चीज़ का बात करते हैं, इम्प्लाइड वारंटी का बात करते हैं, ठीक है। अब कौन सा सेक्शन आते हैं, सेक्शन 16 और एक केस अलग से आता है। तो ये इम्प्लाइड वारंटी और इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन। उसके बाद लास्ट में कैविएट एम्प्टर आता है। तो ये होते ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूनिट 2। अब कंडीशन एज टू द टाइटल। तो शुरू करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द टाइटल सेक्शन 14A क्या बात करते हैं। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट। क्या कह गया ये लाइन क्या कह रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट दे दिया या कुछ और दे दिया तब अलग केस होगा, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ द अग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट अगर अग्रीमेंट में कुछ और बात लिख दिया तब वो मानेंगे, अगर नहीं लिखा है तो ये सेक्शन 14A मानेंगे। इसका मतलब ये होता है। सो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसको अभी हटा देते हैं अनलेस को, क्योंकि हमारे केस में अभी प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं। अग्रीमेंट में लिखा तो अग्रीमेंट वाला बात मानेंगे, लेकिन अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा तो सेक्शन 14A का बात मानेंगे। तो अब सेक्शन 14A में बोला क्या वो देखते हैं कि इसमें पहला इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में बताया गया है कि अगर सेलर के पास जब भी वो कोई कर रहा है सेल द गुड्स, जब भी सेलर क्या कर रहा है सेल कर रहा है गुड्स को, तो उसके पास राइट टू सेल ऑफ द गुड्स होना चाहिए। यानी कि भले ही मेरे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे, मान लो मेरे एक फ्रेंड का गुड्स मेरे पास पड़ा है और मैं सामने किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा हूँ, मेरे पास राइट नहीं है सेल करने का, तो मैं इसको सेल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आई एम नॉट। और इसमें तभी इम्प्लाइड कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन ये कह रहा है कि बायर मान रहा है कि जो सेलर बेच रहा है उसके पास राइट टू सेल है या अग्रीमेंट टू सेल कर रहा है, तो उसके पास राइट होगा सेल करने का फ्यूचर में। सो इन केस ऑफ सेल ही हैज़ राइट टू सेल ऑफ गुड्स। क्या कह रहे हैं, सेल का केस में उसके पास राइट होगा सेल गुड्स करने का, किसके पास, सेलर के पास। अगर इन केस ऑफ एन अग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम ऑफ व्हेन द प्रॉपर्टी इज पास्ट। इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है, ए परचेज अ ट्रैक्टर फ्रॉम बी। ए ने परचेज किया ट्रैक्टर किससे, बी से। आफ्टर 2 months 2 महीने बाद ट्रू ओनर क्लेम्स इट, इसका ट्रू ओनर आया एंड इट सिंस बी हैड नो टाइटल, बी के पास कोई टाइटल नहीं था, यानी ए ने तो परचेज बी से किया, अब बी के पास टाइटल नहीं था, टाइटल था नहीं उसको सेल करने का गुड्स का, तो अब सेल करने का गुड्स का था ही नहीं। देन क्या हुआ, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। और जैसे ब्रीच होगा देन जो बायर था वो क्लेम कर सकता है डैमेज बी से। यानी यहाँ पे इस केस में ए जो है इसका ब्रीच हुआ का इम्प्लाइड कंडीशन, पहला ही इम्प्लाइड कंडीशन था कि मैं जिससे खरीद रहा हूँ, यानी बायर जिससे खरीद रहा है जो कि सेलर है, सेलर के पास राइट है सेल करने का, या अग्रीमेंट टू सेल में है तो उसके पास राइट होगा सेल करने का। लेकिन अगर इसका ब्रीच होता है यानी सेल किया परचेस किया गुड्स, अब उस पता चला कि सेलर के पास राइट ही नहीं था बेचने का, तो इसका इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुआ, और यानी कि सेलर बायर क्या कर सकता है, इसका क्लेम रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर करेगा बी से, और साथ ही अगर कुछ ये हुआ है, क्या हुआ है, डैमेजेस हुआ है ना उसका, वो भी क्लेम करेगा बी से ही। सो ए मस्ट रिटर्न टू द ट्रू ओनर। ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रू ओनर आ रहा है कि ये मेरा गुड्स है तो ए का हक है, ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ट्रू ओनर को उसका गुड्स रिटर्न कर दे, और जो भी डैमेजेस हुआ या जो भी हुआ वो बी से रिकवर करेगा, एंड ही कैन रिकवर फ्रॉम द प्राइस फ्रॉम बी।
अब सेक्शन 14 हुआ 14A, अब 14B पढ़ते हैं और 14C पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज जाएंगे, ठीक है। तो 14A किस चीज़ का बात करता था, 14A जैसे कि हम लोग ने देखा 14A हमारा इम्प्लाइड कंडीशन और 14B हमारा बात करता है इम्प्लाइड वारंटी और 14C बात करता है वो भी इम्प्लाइड वारंटी का। तो अब इम्प्लाइड वारंटी में जाते पहले, तो यहाँ पे सेक्शन 14 सेक्शन 14B जो कि बात करता है कि वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूट पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि एग्जांपल एक्स बाय करता है ए लैपटॉप, लेटर इट टर्न्स आउट स्टोलन, मतलब जो उसने लैपटॉप जिससे ख़रीदा था उसको बाद में पता चला ये तो लैपटॉप चोरी का है, यानी उसके पास पोजीशन ही नहीं था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन है। यानी कि एक्स हैज़ टू गिव द ट्रू ओनर, मीन्स एक्स को वापस करना पड़ेगा ट्रू ओनर को। मतलब मैंने सेलर के पास गया, मैंने ख़रीदा उससे लैपटॉप, अब वो लैपटॉप जो था वो स्टोलन था, यानी उसका जब जैसे ट्रू ओनर आया बोला कि भाई ये मेरा लैपटॉप है, मेरा चोरी हो गया था, यानी ये चोरी का लैपटॉप था, मेरे को ट्रू ओनर को देना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जिससे ख़रीदा था मैं उससे क्लेम करूँगा डैमेजेस। यानी पहला सिनेरियो में क्या है, तो सिनेरियो में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। पहला सिनेरियो क्या था, जहाँ पे उसका क्या था, राइट होना चाहिए था सेल के। इस केस में भी दोनों चीज़ आता है, दोनों केस में ना दोनों चीज़ आता है। अगर इम्प्लाइड कंडीशन तो जैसे कि उसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 14A का, दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन, फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन, उसका अगर हम लोग एग्जांपल ले एक और, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मान लो मेरा फ्रेंड का था कुछ गुड्स, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक मोटरसाइकिल था, ठीक है, एक मोटरसाइकिल था, अब उसको मैंने बेच दिया, मेरे पास था उसका पोजीशन, लेकिन मेरे पास राइट टू सेल नहीं था, मैं उसका ट्रू ओनर नहीं था, लेकिन मैंने जिसको बेचा, अब मेरा फ्रेंड आया उससे वापस ले लिया कि ये मेरा बाइक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक इम्प्लाइड कंडीशन भी अट्रैक्ट हो गया और एक इम्प्लाइड वारंटी भी अट्रैक्ट हो गया। इम्प्लाइड कंडीशन क्यों, इम्प्लाइड कंडीशन इसलिए क्योंकि मेरे पास राइट नहीं था सेल का, अगर मेरे पास राइट नहीं था सेल का तो ये इस ब्रीच हुआ इम्प्लाइड कंडीशन का, और इसका पोजीशन यानी जिसको मैंने बेचा, जिस पर्सन को मैंने बेचा उसका पोजीशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था, जो कि उसका भी ब्रीच हुआ। अब ब्रीच होते ही मेरा यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी दोनों ही अट्रैक्ट हो जाता है सेक्शन 14A और 14B। यानी ये कह सकते हैं अगर इन केस अगर तुम्हारा सेक्शन 14 अगर A आ रहा है, अगर 14A भी अट्रैक्ट हो रहा है तो साथ साथ 14B भी अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे सिर्फ 14A ही अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे मैंने जनरल स्टोलन वाला, चोरी वाला एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे 14A और 14B दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों 14B अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जिस पर्सन को मैंने बेचा उसमें बायर जिस पर्सन को मैंने बेचा उसका पोजीशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, और दूसरा केस में दैट इज़ इम्प्लाइड कंडीशन के केस में बायर ने जिसे खरीदा यानी कि सेलर ने जिसे खरीदा वहाँ पे सेलर के पास कोई राइट नहीं था। तो इससे ये समझ आता है कि 14A जो है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्प्लाइड कंडीशन लगाता है, और ये यहाँ पे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाता है। यानी अगर सेलर के पास क्या नहीं रहा, अगर उसके पास राइट नहीं रहा गुड्स पर, तो वो ब्रीच हो जाएगा इम्प्लाइड कंडीशन। और यहाँ पे इसका पोजीशन जो है वो अगर डिस्टर्ब होता है, क्या होता है, डिस्टर्ब, अगर या तो राइट हो गया या पोजीशन डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब इम्प्लाइड वारंटी ओवरव्यू, अब यहाँ पे सेक्शन 14B कर ली। अब 14C क्या बात करता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इनकम्बरेंस। ये वाला सेक्शन बताने से पहले मैं कुछ टर्म्स क्लियर कर दूँ, जो कि है हाइपोथेटिकेशन। ये जनरली एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या है हाइपोथेटिकेशन का। मान लो मैं एक पर्सन है, ये है मिस्टर ए, और ये जाता है बैंक के पास, इसका खुद का एक कंपनी है, जिसमें इस पर बहुत सारे शेयर होल्ड कर रखा है, ठीक है। मान के चलते इस केस में 50% इसके पास है, ठीक है। अब ये बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, ठीक है, बैंक के पास लोन लेने गया। जनरली क्या होता है, अगर कोई भी मैं गुड्स कभी भी लोन मुझे लेना होता है तो मैं गिरवी रख देता हूँ गुड्स, और गुड्स का पोजीशन रहता है, जैसे कि मैं गहना यानी गोल्ड को मैंने गिरवी रखा, तो बैंक गोल्ड का पोजीशन रख लेता है, जब तक लोन पूरा रिपेमेंट नहीं होगा तब तक गोल्ड वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन हाइपोथेटिकेशन में क्या होता है, मेरे को लोन लेने गया और लोन मेरे को मिल गया,
मिला, लेकिन इसके बदले में मैंने क्या दिया, इसके बदले में मैंने शेयर दिया, पर शेयर तो अब फिजिकली उसके पास है नहीं, वो तो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहता है, और शेयर बैंक के पास उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन पोजीशन अभी भी किसके पास है, मिस्टर ए के पास। यानी नॉर्मल केस में पोजीशन ऑफ गुड्स भी चल जाता है, जब मैं लोन लूँगा पोजीशन ऑफ गुड्स चल जाएगा बैंक को, लेकिन हाइपोथेटिकल में मुझे लोन मिल रहा है लेकिन मेरा पोजीशन नहीं जा रहा है गुड्स का, तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें बेसिकली हो रहा है कि ये जो शेयर जो है इस पर चार्ज क्रिएट हो जा रहा है, यानी चार्ज क्रिएट। चार्ज इसका मतलब क्या हुआ, यानी शेयर में दे रहा हूँ, अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ पेमेंट ऑफ लोन का, तब क्या हो जाएगा, शेयर ले लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा या उसको सेल कर दिया जाएगा और अमाउंट रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपोथेटिकेशन। तो अब हमारे सेक्शन पे आते हैं, यानी ये कह रहा है कि कभी भी कोई भी गुड्स बेचोगे, फॉर एग्जांपल मैं शेयर ही बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं शेयर ही बेच रहा हूँ, तो वो जो शेयर है वो उस पर चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, गुड्स सेल, अगर ये चाहे कोई भी गुड्स हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड ही मैं बेच रहा हूँ, तो गोल्ड भी अगर चार्ज उस पर क्रिएट है या कोई भी इनकम्बरेंस है तो वो नहीं होना चाहिए। वो यही एज्यूम करेगा लॉ कि अगर कोई भी गुड्स बचा रहा है तो वो फ्री फ्रॉम द एनी चार्जेस एंड इनकम्बरेंस है, मतलब गुड्स शैल बी द फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार खरीदने गया, अब देख रहा हूँ कार ऑलरेडी बैंक पर गिरवी रखा गया है, उस पर चार्ज क्रिएटेड है, तो मैंने जो कार परचेस किया वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा चार्ज उस पर क्रिएट था, बाद में जाके थर्ड पार्टी दैट इज़ इस केस में बैंक के थर्ड पार्टी वो बाद में मेरे से कार ले लेगा अगर सेलर डिफ़ॉल्ट करता है लोन पे करने में। तब एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए ने प्लेज किया हिज कार फॉर ए लोन, ठीक है, देन सेल इट टू बी विदाउट टेलिंग हिम, और सेल कर दिया बी को, ए प्लेज किया कार लोन का और सेल कर दिया बी को विदाउट टेलिंग हिम, एंड बी कैन स्यू ए फॉर द लोन अमाउंट। क्या कह गया, ए ने प्लेज किया था हिज कार, ए ने अपना कार को प्लेज किया था, उसके बदले लोन लिया था, और देन सेल कर दिया बी को बिना बताए उसको। ठीक है, अब बी कैन स्यू कर सकता है, बी कैन स्यू कर सकता है ए को, किस लिए, लोन अमाउंट के लिए, क्योंकि अब देखो सबसे पहले तो ए ने लोन लिया था कि कार अगर मैं लोन का डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो कार बेच देना, लेकिन अब जिस पे चार्ज क्रिएट किया था जिस कार पे, वो कार ही उसने बेच दिया, तो अब कार बेच दिया तो बी के पास तो अब लोन दे दिया, अब बी तो कुछ कहीं से तो रिकवर करेगा ना, कि अगर नहीं डिफ़ॉल्ट किया तो डिफ़ॉल्ट कर दिया तो कुछ कहीं से तो करना पड़ेगा ना, तो पी स्यू कर सकता है, उसके पास राइट हो जाता है। लेकिन जिसने ये हो गया, तो पहला इम्प्लाइड ये था इम्प्लाइड वारंटी, एक था, दो इम्प्लाइड वारंटी पड़े इसमें, पहला तो वारंटी एज टू डिस्ट्रीब्यूट पोजीशन और दूसरा था एक नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इनकम्बरेंस, यानी कोई भी गुड्स में चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या था, बायर का पोजीशन में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो गया, सेक्शन 14 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सेक्शन 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे किस चीज़ का, सेक्शन 15 और सेक्शन 15 उसके बाद 16 उसके बाद 17, देन ऊपर आते अब सेक्शन 50 क्या बोलता है, मैं सेक्शन 15 सेक्शन 17 और सेक्शन 15, यहाँ पे 15 में दो सेक्शन 15 है, दो सेक्शन 15 है, दो चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15 में एक इधर से समझते हैं, सेक्शन 15 है। ठीक है, सेक्शन 15 में दो चीज़ के बात करते हैं, एक सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेक्शन 15 में दो चीज़ें, एक प्रोविजन बात करता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन और एक बात करता है सेल बाय सैंपल और एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में सिर्फ डिस्क्रिप्शन है और इस केस में सैंपल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन दोनों है। तो आप पूछ रहे हो सैंपल किधर है, अलग से इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया तो सैंपल का भी कहीं होगा ना, तो हाँ ये सेक्शन 17 बात करता है, ये सेक्शन 17 सैंपल के बारे में बात करता है कि इम्प्लाइड कंडीशन लगाता है इन द केस वेयर द सैंपल डज नॉट मैच विद द बल्क। तो समझते हैं, तो सबसे पहले सेक्शन 15 करेंगे, फिर 17, फिर 15। हम लोग मान लीजिए मैं गया, मिस्टर ए या मिस्टर एस जो भी मान लीजिए, मैं ही गया इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बताया कि मेरे को इस मॉडल का इस मॉडल का इस ईयर के लॉन्च वाले जो इस मॉडल में
वो AC चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 2661 AC 2026 वर्जन वाला AC चाहिए था, ठीक है। अब उसने सब कुछ तो सही देखा, बट 2025 के वेरिएंट दे दिया मेरे को। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन, अगर ये मेरा डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो सकता, मैच नहीं हुआ, और जब मैच नहीं होता है कोई भी गुड्स डिस्क्रिप्शन से तो क्या होगा, बायर के पास आ जाएगा रिसाइंड करने का कॉन्ट्रैक्ट को। कैसे? क्योंकि ये हमारा इम्प्लाइड कंडीशन है। तो सबसे सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमारा एक इम्प्लाइड कंडीशन है, यानी इसके ब्रीच होने पे बायर क्या कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। सो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय द डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। एक इम्प्लाइड कंडीशन होता है, जैसे अगर मैं डिस्क्रिप्शन से कोई भी सामान खरीद रहा हूँ तो सेलर पे एक लग जाता है इम्प्लाइड कंडीशन की द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। अगर वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता देन बायर कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। बट जैसे कि द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे द गुड्स फॉर विच दे आर नॉट अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत मशहूर है, जैसे कि इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पी यू कैन नॉट कंपेल टू द बायर टेक बीन्स। ये हमारे, अब हम लोग अगर हिंदी लैंग्वेज में ले या अपने लैंग्वेज में ले, अगर मैं सेल कर रहा हूँ, अगर मैं बाय कर रहा हूँ काजू खरीदने का, तो सेलर मुझको किशमिश नहीं खरीदने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था काजू का। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 15। एंड इसमें सेक्शन 17 अब स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल ये भी हमारा इम्प्लाइड कंडीशन में ही आता है, जिसमें क्या बात करता है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन आता है इसमें इम्प्लाइड कंडीशन कैसे आता है सर? सो द बल्क शैल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी देखना, जैसे कि मैं एक मिठाई दुकान पे गया, ठीक है। अब मिठाई दुकान में गया, उसमें दुकानदार ने मुझे एक मिठाई दिया, ठीक है। अब वो मिठाई मैंने खाया, मेरे को बहुत ज़्यादा स्वीट एंड टेस्टी लगा, ठीक है। पर मेरे को स्वीट लगा, टेस्टी लगा, तो मैं सोचा कि नहीं, एक से कैसे मन बढ़ेगा, मेरे को इसके और भी चाहिए। तो मैंने ऑर्डर कर दिया, दुकानदार को कहा कि इसके 100 डब्बा पैक कर दो ये मिठाई का। मैंने सैंपल जो से खाया था वही सैंपल में मेरे को चाहिए उसी मिठाई का। तब अब जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, सेलर ने एक्सेप्ट किया और उसने बहुत सारी मिठाई बनाई। अब जैसे सेलर ने मेरे को दिखा, अब देख रहा हूँ कि उसमें से 15 डब्बे तो मैच ही नहीं कर रहे। ओ माय गॉड, 15 डब्बे तो वैसे टेस्ट ही नहीं दे रहे, वो क्वालिटी, वो दिख वैसे ही रहे, वो दिख डिस्क्रिप्शन वाइज वो सेम है, दिख वैसे ही रहे, पर वो दिख वैसे ही रहे, लेकिन उसका टेस्ट यानी क्वालिटी घट गया है। पहले वो इतना ज़्यादा टेस्टी था, अब इतना ही टेस्टी है। इसीलिए इसका क्या हुआ है, इम्प्लाइड कंडीशन, इसका क्या हुआ, इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुआ है। और इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच होने पर क्या होता है, बायर कैन परचेज, द बायर कैन व्हाट, द बायर कैन यानी इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, यानी बायर क्या कर सकता है, रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट का और रिकवर कर सकता है मनी एंड क्लेम द डैमेजेस। तो इसके कुछ पहले 3 चीज़ें इम्प्लाइड कंडीशन मिलेगा क्या। तो सबसे पहले बल्क शैल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल। अगर तुम्हारा बल्क जो मैं खरीद रहा हूँ, तुम जो सैंपल टेस्ट किया, अब तुमने ऑर्डर कर दिया बल्क में, अब वो बल्क तुम्हारे सैंपल से मैच करना चाहिए। अब वो मैच करने के लिए तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ मेरे को मौका तो दो चेक करने के लिए। तो दूसरा रूल वही बोलता है कि द बायर शैल हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। अगर जैसे कि मान लो कि मैं कुछ खरीदा, बल्क में खरीदा, जैसे मिठाई खरीदा, अब मेरे को सेलर मेरे को चेक नहीं करने दे रहा, अपॉर्चुनिटी रीजनेबल चेक नहीं करने दे रहा, किस चीज़ का, बल्क को मेरे को सैंपल से चेक करने के लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। बोले कि नहीं लेना पड़ेगा, निकलो ऐसे, देन मेरा इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच होता है। और तीसरा है कि द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। ये आगे जाके भी एक रूल है, विच वुड नॉट बी अपरेंट और रीजनेबल एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये लेटेंट डिफेक्ट का बात कर रहा है, मतलब तुमने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिला, तुमने कंपेयर भी किया बल्क को सैंपल से, इसके करने के बाद भी तुमको कुछ फ़र्क नहीं पता चला, ठीक है। अब फ़र्क नहीं पता चला क्योंकि रीजनेबल एग्जामिनेशन पे वो डिफेक्ट फाइंड ही नहीं किया जा सकता था। वो तभी पता चलता जब उसका एक्चुअली में यूज होता, कुछ टाइम बाद यूज होता। जैसे फॉर एग्जांपल जो मिठाई मैंने खरीदा था, वो मिठाई मैंने खरीदा, अब उसके कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिक सड़ गए। मैंने रीजनेबल चेक किया, उस टाइम एकदम फिट थे, लेकिन एक दिन बाद ही वो सड़ गए। अब वो जो सड़े वो कब पता चलता, एक दिन बाद,
अब ये रीजनेबल चेक मैंने किया, लेकिन वो उस टाइम पर आइडेंटिफाइबल नहीं थे, वो रीजनेबल एग्जामिनेशन किया लेकिन वुड नॉट बी अपेरेंट, सो इट इज़ ए लेटेंट डिफेक्ट, सो द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। ये यहाँ पे डिफेक्ट था एंड आफ्टर रीजनेबल चेक मेरे को डिफेक्ट नहीं मिला। उसके कुछ टाइम बाद जब रीजनेबल चेक करने के बाद अगर मेरे को कोई डिफेक्ट नहीं मिलता लेकिन डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है देन वो लेटेंट डिफेक्ट है। सो इस केस में हमारा लेटेंट डिफेक्ट हो गया। यानी क्या सर, क्या 3 चीज़ पढ़े? सबसे पहला बल्क कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए सैंपल से, दूसरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, एंड द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट एंड रेंडरिंग दम अनमर्चेंटेबल। मतलब ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो मिठाई को अनमर्चेंटेबल कर दे। यानी हमारे केस में होलसम हो गया था कि वो खाने लायक होना चाहिए लेकिन खाने लायक था नहीं, और वो तभी पता चलता जब उसका कुछ टाइम बीतता तभी पता चलता। यानी हमारे केस में 1 दिन बाद ही पता चल गया। तो ये 3 अगर सिनेरियो हो रहा है तो इम्प्लाइड कंडीशन लग जाएगा और बायर के पास एब्सोल्युटली रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, ए बॉट 2 पार्सल ऑफ व्हीट बाय सैम्पल एंड ही हैज डिनाइड इंस्पेक्शन। उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है कंपेयर करने के लिए। देन द लार्जर पार्सल ए इज इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू टेक द पार्सल ऑफ व्हीट। अब सेल बाय हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, सेल बाय सैंपल पढ़ा अलग अलग। अब एक में पढ़ेंगे सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ए अग्रीड कर दिया सेल ऑयल डिस्क्राइब्ड एज ए रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। यहाँ पे ए अग्री करता है सेल करने के लिए किसका? ऑयल का। ए अग्री कर रहा है सेल करने के लिए ऑयल का, रिफाइंड, वो भी रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन है रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल इक्वल टू द सैंपल। मतलब जब मान लो कि मैं गया था ए के शॉप पे, मेरे को रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल चाहिए था। उसने कुछ सैंपल दिखाया, उस सारे सैंपल में से मेरे को एक सैंपल अच्छा लगा जो कि था रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का। उसका सैंपल मतलब वो कैटेगरी ए, ट्रिपल कैटेगरी में आ रहा था, हाई क्वालिटी में आ रहा था, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया, ठीक है। पर अब वो ऑर्डर किया तो वो भले ही मेरे डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, वो है सनफ्लावर ऑयल, लेकिन जो उसका क्वालिटी है ना उसमें मिक्स्ड ऑयल था। भले ही मेरा डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, वो है रिफाइंड ऑयल, पर वो मेरा सैंपल से मैच नहीं कर रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो मेरा सैंपल से मैच करे, यानी सनफ्लावर ऑयल जैसे ही टेस्ट है बट उसका डिस्क्रिप्शन अलग था, वो रिफाइंड नहीं था, अनरिफाइंड था। डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकता है या तो मिक्स हो सकता है। इस केस में क्या है, द गुड स्टैंडर्ड मैच द सैंपल से मैच करे पर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल, यानी वो फुल्ली रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल नहीं था, वो था मिक्स्ड सनफ्लावर ऑयल। सो ए कैन रिजेक्ट इट बिकॉज डिडंट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। मतलब ये सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन जहाँ पे सेल बाय अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों आते हैं, यानी क्या करें सर, सेल बाय सेल किससे हो रहा है? एक हो रहा है तुम्हारे सैंपल से और एक हो रहा है डिस्क्रिप्शन से। तो ये दोनों बोथ कंडीशन मैच होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस, तो इसका मेनली अगर कहा जाए तो इस सेक्शन का, ये जो सेक्शन 61 है, 60 सब सेक्शन 1, इसका बेसिकली कोई मतलब कभी भी ऐसा जनरल रूल देखा जाए तो कभी भी क्वालिटी और फिटनेस के लिए कोई भी ऐसा जनरली इम्प्लाइड कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाए तब क्वालिटी और फिटनेस पे भी इम्प्लाइड कंडीशन लग जाएगा। सो ऑर्डिनरली देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द पर्टिकुलर पर्पस। अब इसका एक एक्सेप्शन है, इट अप्लाइज इफ द बायर मेक्स नोन टू द सेलर फॉर द पर्पस। इसका मैं हाईलाइट करते जाऊँ तो इसमें 3 पॉइंट आता है। सबसे पहले बायर मेक्स नोन टू द सेलर फॉर द पर्पस, बायर ने बता दिया कि मैं किस पर्पस के लिए वो गुड्स खरीद रहा हूँ। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, ठीक है। अब मैंने सेलर को बताया कि मेरे को एक मिक्सचर मशीन खरीदना है जो कि छोटे छोटे बड़े नहीं, एकदम छोटे छोटे पीस के मेरे को मसाले दे दे। उस पर्पज़ के लिए मेरे को मशीन चाहिए जो मसाले पीसने के लिए लायक हो, ताकि जो कि बहुत छोटे कर सके। तो उस पर्पज़ के लिए होना चाहिए। मैंने बता दिया, बायर ने बता दिया पर्पज़ सेलर को। उसके बाद रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल, और बायर ने सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया, यानी सेलर ने बताया कि हाँ ये मशीन बेस्ट है, और सेलर कैसे बताया? अपना स्किल और जजमेंट लगा के बताया कि हाँ ये मिक्सचर मशीन आपके पर्पज़ से के हिसाब से फिट बैठता है।
अगर मैं बायर उस पर यानी कि मैं अगर उस पर बिलीव करता हूँ उसके स्किल और जजमेंट पे, और साथ ही साथ जो गुड्स है डिस्क्रिप्शन विच इज़ द कोर्स ऑफ द सेलर बिजनेस, मतलब वो सेलर जो है वो उसी में डील करता है, यानी मिक्सचर के ही ऑर्डिनरी कोर्स में वो मिक्सचर मशीन एसी वगैरह इसी सब में डील करता है, तो उसको अच्छा नॉलेज है उस सब के बारे में। तीन चीज़ क्या हुआ, सबसे पहले बायर ने अपना क्या बताया पर्पस सेलर को, और सेलर और बायर ने रिलाई किया किसके, सेलर के स्किल और जजमेंट पे, और सेलर जो है वो उसी में डील करता है बिजनेस में, यानी कि कोई रैंडम पर्सन से तुमने पूछ लिया नहीं, सेलर भी डील करना चाहिए उस चीज़ में। अगर ये तीनों चीज़ कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, क्या क्या है, क्या क्या है सर? सबसे पहले तुमने क्या किया, सेलर ने बायर ने पर्पस बताया, क्या बताया, पर्पस बताया किसको, सेलर को, सेलर को, ठीक है। उसके बाद ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, बायर ने रिलाई किया स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर, और तीसरा कंडीशन है कि सेलर जो है वो उस जिस डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने गुड्स बोला है, जिस पर्पस के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने गुड्स बोला, उस गुड्स में वो डील करना चाहिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये हमारे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड फॉर ट्रक फॉर हेवी ट्रैफिक इन हिली कंट्री, द ट्रक सप्लाइड ब्रोक डाउन एज दे वेर अनफिट, देर इज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन एज फॉर द फिटनेस। मतलब क्या कह गया, एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड, एक ऑर्डर प्लेस किया गया था ट्रक, एक ऑर्डर प्लेस किया गया था किस चीज़ का, कि ट्रक फॉर हेवी ट्रैफिक इन हिली कंट्री, यानी उस जगह पे हिल्स वगैरह और वो हेवी ट्रैफिक वहाँ पे रहता है, तो उस हेवी ट्रैफिक रहता है तो वैसा ट्रक चाहिए था जो उस उधर वो चल सके, क्लाइंब कर सके। सो द ट्रक वॉज सप्लाइड ब्रोक डाउन एज दे वर अनफिट, मतलब जो सप्लाई किया गया था ट्रक वो अनफिट था, और अनफिट था कैसे, क्योंकि वो जब उसका यूज किया गया तब वो ब्रोक डाउन हो गया, मतलब पूरा ही टूट गया, उस फिट के लिए नहीं, उस एरिया उस सर्कमस्टेंसेस पे, यानी यहाँ पे क्या था हिली कंट्री, वहाँ पे हिल्स वगैरह ज़्यादा थे, तो उस पर्पस के लिए ट्रक बेस्ट फिट नहीं था वो ट्रक, ठीक है। तो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज फॉर द फिटनेस, यानी उसका फिटनेस मैच नहीं किया। इससे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने मिक्सर मशीन का एग्जांपल दे दिया। अब सेक्शन 16(2) क्या बात करते हैं, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी क्या बात करते हैं, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी बात करते हैं कि वेयर गुड्स आर ब्रॉड बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी मर्चेंटेबल क्वालिटी। क्या कह रहे हैं, अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से खरीदा गया है, अगर गुड्स किससे खरीदा गया है, ब्रॉड बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर, मैंने डिस्क्रिप्शन मतलब मैंने बायर हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, सेलर ने उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेरे को अपना स्किल एंड जजमेंट लगा के ये गुड्स सजेस्ट किया, और जो गुड्स डिस्क्रिप्शन बताया था मैंने उसका वो डील करते रहना चाहिए, डील्स इन गुड्स ऑफ दैट, मतलब ये सेम वाला मर्चेंटेबिलिटी वाला ही कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी मर्चेंटेबिलिटी वाला ही कंडीशन अगर फुलफिल होता है, पर इसका क्या है, लेकिन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी मर्चेंटेबल इन क्वालिटी, पर वो गुड्स देन वो गुड्स क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड कंडीशन आ जाएगा किस चीज़ का, शैल बी द मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी। एग्जाम्पल इसका पहले देखते हैं, उसके बाद बेटर समझ आएगा। अगर ए क्या कहता है, बॉट ए ब्लैक वेलवेट क्लॉथ, it was found to be damaged by the white ants, that is unmerchantable, a can claim damage for the breach of the condition। मतलब क्या कह रहा है, ए ने एक टाइप का वेलवेट क्लोथ खरीदा, ठीक है, ये एक टाइप का क्लोथ होता है, और उस क्लोथ जब उसने खरीदा था उसमें देखा कि उसमें डैमेज था, डैमेज कर रखा था व्हाइट एंट ने, मतलब कपड़ा पूरा खा रखा था, खराब कर रखा था वो सादे व्हाइट एंट्स ने उस पूरा कपड़ा को, ठीक है। अब यहाँ पे कपड़ा था अनमर्चेंटेबल, यहाँ पे कपड़ा था अनमर्चेंटेबल, यानी वो बिकने लायक नहीं था, फिर भी उसको बेचा गया, तब वो जो ए पर्सन है वो पूरा कर सकता है, रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और क्लेम कर सकता है डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ द कंडीशन। सो इसमें और इसमें सर अब पूछेंगे सेक्शन 16(1) में और 16(2) में डिफरेंस क्या है। 16(1) बात करता है कि कंडीशन क्वालिटी ऑफ फिटनेस, मतलब अगर तुम 3 कंडीशन डालते हो, जो कि
ये 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन है देन एक इम्प्लाइड कंडीशन आता है कि वो क्वालिटी और फिटनेस होना चाहिए उस पर्टिकुलर गुड्स का। और यहाँ पे बहुत बात करते हैं कि मर्चेंटेबिलिटी, यानी वो बिकने लायक होना चाहिए। यहाँ पे भले ही बिकने लायक है बट उसका क्वालिटी बहुत लो है। जैसे कि मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, जिस मैंने बोला था गेमिंग कंप्यूटर मेरे को बनाना है। गेमिंग कंप्यूटर भले ही मेरे को कंप्यूटर बना के दे दिया, बेच दिया, लेकिन जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया, पर जब यूज स्टार्ट करना किया तो देखा गया कि ये मेरा क्वालिटी और फिटनेस पे बैठ ही नहीं रहा। वो बिकने लायक है, वो किसी और सेगमेंट के कस्टमर के लिए, जिनके पास लो बजट है, जो गेमिंग नहीं करना है, जिनको नॉर्मल काम करना है, उनके लिए। यानी गुड्स बेकार नहीं है, वो मर्चेंटेबल है, लेकिन वो क्वालिटी और फिटनेस मेरे पर्पस के हिसाब से नहीं बैठ रहा। लेकिन इस केस में क्या बात कर रहे हैं, मर्चेंटेबिलिटी के केस में अगर मैं डिस्क्रिप्शन से ही ले रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम है और मेरा सब कुछ सेम है और मेरे को वो गुड्स मिला, लेकिन वो गुड्स मर्चेंटेबल ही नहीं है, मतलब ये क्वालिटी फिटनेस तो खराब है, होगा ही होगा, साथ ही साथ वो मर्चेंटेबल भी नहीं है। इस केस में क्वालिटी फिटनेस तुम्हारा खराब था, मर्चेंटेबल था लेकिन, और इस केस में मर्चेंटेबल भी खराब है और क्वालिटी और फिटनेस भी खराब होगा। अब इसका एग्जांपल, अब एक यहाँ पे हमारा पूरा इम्प्लाइड कंडीशन खत्म होता है। अब इम्प्लाइड वारंटी में सेक्शन 14A और 14B मैंने पढ़ा दिया। अब इसका एक 16(3) बचा और डिस्क्लोजर ऑफ द डेंजरस नेचर। सबसे पहले यूजेस ऑफ ट्रेस, यानी इसमें क्या बात करते हैं, एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू द क्वालिटी ऑफ फिटनेस में बी अनेक्स्ड बाय ट्रेड और यूज। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बाहर की कंट्री से कुछ बहुत सारे सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ। मान लो कि पोटरी नहीं होता है, मिट्टी का सामान बनाना है, तो मैं बहुत सारे मैं शिप के माध्यम से मंगा रहा हूँ ऑर्डर है। अब यहाँ पे कुछ जो शिपमेंट करता है, जो सेलर होता है, वो एक डॉक्यूमेंट दे देता है जिसमें वो बताता है कि अगर कुछ भी इसमें नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदारी सेलर नहीं लेगा। तो वही बताया गया है कि अगर कोई भी एन इम्प्लाइड वारंटी इज क्वालिटी फॉर फिटनेस may be annexed by the trade uses। अब सेक्शन, अब ये लास्ट पॉइंट इम्प्लाइड कंडीशन का, जो कि डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर। सो इफ गुड्स आर डेंजरस एंड बायर इज इग्नोरेंट देन सेलर मस्ट वार्न द बायर। अगर कोई गुड्स है जो कि बहुत डेंजरस है, मान लो कि कोई टॉय है, जो कि टॉय एक पर्टिकुलर एज के ही बॉयज़ को खेलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉय है जो कि जिसका मिनिमम एज क्राइटेरिया है 15 साल। अब वो 15 साल से नीचे वाले बच्चों को अगर दिया जाएगा तो उसको पहले वार्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेंजरस हो सकते हैं उनके लिए। अगर इग्नोर ये नहीं बताता है, वार्न नहीं करता है सेलर बायर को, देन इस पर भी एक इम्प्लाइड वारंटी याद आएगा। यानी अगर कुछ भी डैमेज होता है देन बायर कैन क्लेम द डैमेजेस। तो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा सर, एक बार ओवर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने सेक्शन 11 पढ़ा है। सेक्शन 11 क्या बात करता है, सेक्शन 11 बात करता है कि हमारा स्टिपुलेशन एज रिगार्ड टू द टाइम। उसका 12 किस चीज़ के बारे में पढ़ा, 12 का 1 में देखा कि हमारा क्या होता है, स्टिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है एंड एसेंस होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें 2 था हमारा कंडीशन एंड 3 था हमारा वारंटी, कंडीशन और वारंटी, और 4 था हमारा कि ये बताता है कि अलग अलग केस में, अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग केस में तुम्हारा कंडीशन और वारंटी अलग अलग होता है। अब सेक्शन 13 बताता है कि कंडीशन कब हमारा वारंटी बन जाएगा, कंडीशन कब हमारा वारंटी बन जाएगा, जिसमें 4 केस थे, एक वॉलेंट्री और एक कंपलसरी। वॉलेंट्री में 2 था, जिसमें जिसमें वेव ऑफ कर देता है परफॉर्मेंस को फॉर ओन बेनिफिट। और यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे था हमारा इलेक्ट करता है ट्रीट करने का वारंटी को, मतलब इलेक्ट टू वारंटी, कंडीशन को इलेक्ट करता है कि उसको वारंटी की तरह ट्रीट करे। अब सेक्शन 13 हुआ। अब सेक्शन 14A, 15, 17, फिर 15, 16, ये हमारा था इम्प्लाइड कंडीशन। और यहाँ पे 14B, C एंड 16 और एक पॉइंट था जो कि था डेंजरस के लिए, डेंजरस गुड्स, ये था हमारा इम्प्लाइड वारंटी। यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन होता है, इम्प्लाइड वारंटी होता है। अब लास्ट टॉपिक बचा है जो कि हमारा कैवेट एम्प्टर।
कैवेट एम्प्टर का मतलब होता क्या है? कैवेट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर खुद समझे और बायर खुद अवेयर रहे कि उसको कैसा गुड्स खरीदना और कैसा गुड्स नहीं खरीदना। बाद में जाके अगर गुड्स उसका पर्पस के फिट नहीं करता है देन वो सेलर को दोषी नहीं साबित कर सकता। मतलब सर यानी अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़े उसको ये कह सकते हैं, यानी कि अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़े जो कि इम्प्लाइड कंडीशन था, इम्प्लाइड वारंटी था, वो किसको प्रोटेक्ट करता था? वो प्रोटेक्ट करता था बायर को। पर कैवेट एम्प्टर जो डॉक्टर है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? सेलर को। यानी ये प्रोटेक्ट करता है किसको? ये प्रोटेक्ट करता है सर सेलर को। किसको प्रोटेक्ट करता है? सेलर को। समझ गए? अब यहाँ पे जितने पहले भी सेक्शन पढ़े थे वो प्रोटेक्ट करता था, यानी सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 70 तक वो किसको प्रोटेक्ट करता है? बायर को। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि कैवेट एम्प्टर का एक्सेप्शन हमारा 14 से 17 है, कह सकता हूँ ना? क्यों? क्योंकि अगर 14 से 17 बताता है कि इम्प्लाइड कंडीशन, अगर इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुआ तो बायर डिसाइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, पूरा तरह से प्रोटेक्ट करता है बायर को, तो बायर को, और या डैमेज क्लेम कर सकता है। तो इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी जितने भी है वो एक्सेप्शंस कह सकते हैं किसके? कैवेट एम्प्टर के, जो कि है यहाँ पे नीचे आएंगे तो सर देखिए सेक्शन 16(1) एक्सेप्शन टू द कैवेट एम्प्टर फिटनेस एज टू द क्वालिटी और यूज, जो कि सेक्शन 61। फिर गुड्स सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15, उसके बाद गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी सेक्शन 16, सेल बाय सैंपल 17, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये हमारा सेक्शन 15 है। एंड ट्रेड यूजेस सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 एंड द सेलर एक्टिविटी कंसीडर डिफेक्ट एंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड। यानी कह सकते हैं कि एक्सेप्शन जो भी है, जो भी हमने इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी पढ़ा वही हमारे एक्सेप्शन बन जाते हैं कैवेट एम्प्टर के। अब कैवेट एम्प्टर क्या है? कैवेट एम्प्टर है सर इन सेल ऑफ इन अ सेल ऑफ गुड्स, जब सेल करते हैं गुड्स का तो एक डॉक्ट्राइन आता है जिसका नाम होता है कैवेट एम्प्टर। उसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, जिसका मतलब क्या होता है? व्हेन द सेलर डिस्प्ले गुड्स इन द ओपन मार्केट इट इज फॉर द बायर्स टू मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन। सेलर का काम क्या होता है? सेलर का काम होता है अपने शॉप में बहुत सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देना, लिस्ट कर देना। अब सेलर बायर आएगा और खुद अवेयर होगा ना, खुद चूज करेगा, सिलेक्ट करेगा, एक प्रॉपर रैशनल डिसीजन लेगा कि उसका जो पर्पस है, वो फुलफिल करेगा ये प्रोडक्ट की नहीं। अगर वो खुद करेगा ना, वो गया शॉप पे, जैसे फॉर एग्जांपल गया, मेरे को फ़ोन खरीदना था, एक गेमिंग फ़ोन। अब मैं शॉप पे गया, बहुत सारे मोबाइल थे, मैंने इसमें से एक सिलेक्ट कर लिया और बोला कि मेरे को ये खरीदना। अब मैं इसमें गेम अच्छा से चल नहीं रहा, तो मैं सेलर को ये नहीं कह सकता कि ये मेरा इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुआ और मेरे को पूरा कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड कर दो। नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने अपने ओन मर्जी से पूरा खरीदा है। क्या खरीदा है? पूरा ये होल चीज़ खरीदा है, मोबाइल खरीदा है अपने जजमेंट और स्किल पे बिलीव करके। तो वही बताता है इफ द गुड्स टर्न आउट ऑफ द डिफेक्टिव द सेलर इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। जैसे कि मैंने एग्जांपल में फ़ोन खरीदा, मैंने अपने जजमेंट और स्किल पे खरीदा और बैड सिलेक्शन किया, देन सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते। एग्जाम्पल, ए सोल्ड पिग्स टू बी, ए ने सोल्ड किया पिग बी को, जहाँ पे पिग्स वेयर इन्फेक्टेड एंड कॉज टाइफाइड टू बीस अदर पिग्स। ए ने सोल्ड किया पिग बी को, ठीक है। अब उसने जो खरीदा था पिग ए से, वो इन्फेक्टेड थे, और वो जो इन्फेक्टेड था, इन्फेक्टेड पिग था, उन्होंने बी के दूसरे पिग को भी ये कर दिया, क्या कर दिया? टाइफाइड कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। हेल्थ सेलर वॉजेंट बाउंड टू डिस्क्लोज द पिग्स वेयर अनहेल्दी। अब यहाँ पे सेलर बी, बायर बी ये नहीं कर सकता कि तुमने जो पिग बेचा था तुमको बताना चाहिए था, डिस्क्लोज करना चाहिए था कि तुम्हारा पिग अनहेल्दी है। यहाँ पे सेलर कोई बाउंड नहीं होता, यहाँ पे सेलर बाउंड नहीं होता कि पिग अनहेल्दी थे। यहाँ पे बायर का ड्यूटी था कि तुम उससे पूछो कि तुम्हारा ये अनहेल्दी है कि नहीं, या तुम उसको पर्पस बता देते। तुम उसको पर्पस एज पर द सेल बाय द डिस्क्रिप्शन, तुम डिस्क्रिप्शन बता देते, सैंपल बता देते कि हाँ मेरे को ऐसा डिस्क्रिप्शन में चाहिए, अनहेल्दी पिग नहीं चाहिए, तो जरूर बताता कि ये अनहेल्दी है, इसको नहीं खरीदना है। अगर तुम अपना जजमेंट स्किल से खरीदते हो, खुद से खरीदते हो, तो सेलर बाउंड नहीं होता कुछ भी बताने के लिए। तो यहीं पे हमारा यूनिट 2 खत्म होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का। आई होप गाइस यू विल लाइक द सेक्शन एंड सब्सक्राइब इट, लाइक इट और कमेंट इट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने इस पर पूरा यूनिट 2 अच्छे से कवर किया और
जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसे भी ये समझ आ जाएगा। सो टाटा बाय बाय।